26 अगस्त की सुबह नेपाल के एक माउंटेनियस एरिया में लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट्स में उनकी दुनिया बदलने वाली है। ना कोई बड़ा अर्थक्वेक, ना कोई ऑब्वियस वार्निंग, बस अचानक माउंटेन की तरफ से पानी, मिट्टी, पत्थर और डेब्रिस की एक मैसिव वेव नीचे की तरफ आई। जो रिवर नॉर्मली एक रिवर थी, वही कुछ ही मिनट्स में एक ऐसी फोर्स बन गई जो ब्रिज को तोड़ती हुई, रोड्स को बहाती हुई और बिल्डिंग्स को अपने साथ ले आई। और सबसे डरावनी बात, कई लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला कि आखिर हो क्या रहा है। और आज 1000 से ज़्यादा लोग मिसिंग है। डेथ और मिसिंग पर्सन के नंबर्स अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। नेपाल से लेकर तिब्बत तक फैमिलीज अपने लव्ड वंस का वेट कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इतना बड़ा फ्लड आया कैसे। सवाल ये है कि हिमालयाज में आखिर ऐसा क्या बदल रहा है कि नॉर्मल लुकिंग रिवर कुछ ही मिनट्स में डिजास्टर बन सकती है। क्या यह सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था, या क्लाइमेट चेंज, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, वीक वार्निंग सिस्टम और हिमालय डेवलपमेंट की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई है। अगर आज भूतेकोशी रिवर, रसुवा रिवर में ये हुआ है, तो क्या ये हिमालय की किसी और वैली में हो सकता है? आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी को समझेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, वार्निंग क्यों फेल हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम अगले हिमालय सुनामी के लिए प्रिपेयर्ड हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले आखिर हुआ क्या। नेपाल का रसुआ डिस्ट्रिक्ट चाइना के तिब्बत रीजन के बिल्कुल पास है। ये एरिया हिमालय के बीच में है, जहाँ माउंटेन्स स्टेप है, वॉलेज नैरो है और रिवर्स बहुत पावरफुल है। इसी रीजन में भोतेकोशी और लैंडे जैसे रिवर सिस्टम है। 26 अगस्त को सडनली वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन ये सिर्फ पानी नहीं था। पानी के साथ मड, रॉक्स, ट्रीज और डेब्रिस भी आ रहा था। और जब इतना मटेरियल एक नैरो हिमालय वैली में एक साथ मूव करता है, तो उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज़्यादा होती है। रोड्स डैमेज हुए, ब्रिज बह गए, बिल्डिंग्स और व्हीकल फूड के फ्लो में आ गए, और सबसे इम्पोर्टेंट, लोगों को सेफ जगह पहुंचने का टाइम बहुत कम मिला। नेपाल के रसुवा और नवाकुट डिस्ट्रिक्ट सबसे बैडली अफेक्टेड एरियाज में रहे। चाइना की साइड में तिब्बत की गायरोंग कोर्टी सेवरली अफेक्टेड हुआ, यानी डिजास्टर एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहा, ये पूरे बॉर्डर रीजन को अफेक्ट कर रहा था। लेकिन फ्लूड आया कहाँ से, यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। इनिशियली अर्थक्वेक को लेकर कंफ्यूजन था, लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के असेसमेंट के मुताबिक इस इवेंट को एक नॉर्मल अर्थक्वेक से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट्स में ग्लेशियर कोलैप्स को मेजर ट्रिगर के रूप में आइडेंटिफाई किया गया। सिंपल लैंग्वेज में समझे, अगर हाई एटीट्यूड एरिया में ग्लेशियर का एक मैसिव सेक्शन कोलैप्स करता है, तो आइस के साथ रॉक्स और डेब्रिस भी नीचे आ सकते हैं। और अगर ये मटेरियल रिवर सिस्टम में एंटर करे, तो रिवर का फ्लो सडनली चेंज हो सकता है। वाटर और डेब्रिस एक पावरफुल वेव की तरह डाउन स्ट्रीम मूव कर सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, वार्निंग कहाँ थी? नेचुरल डिजास्टर को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे होने वाली डेथ को रिड्यूस कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अगर किसी विलेज को 20 या 30 मिनट पहले पता चल जाए कि डेंजरस फ्लूड आ रहा है, तो लोग हायर ग्राउंड पर जा सकते हैं। पुलिस रोड्स क्लोज कर सकती है, टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया जा सकता है। लेकिन हिमालय फ्लैश फ्लूड की प्रॉब्लम यह है कि डिजास्टर बहुत सडनली डेवलप हो सकता है। और अगर ट्रिगर बॉर्डर के दूसरी तरफ हाई एटीट्यूड रीजन में स्टार्ट हुआ, तो वार्निंग और इन्फॉर्मेशन का स्पीड से ट्रेवल करना और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। भूतेकोशी कैटास्ट्रोफी ने नेपाल के फ्लड वार्निंग सिस्टम की लिमिटेशन को एक्सपोज किया है। नेपाल और चाइना के बीच डिजास्टर इंफॉर्मेशन शेयरिंग मैकेनिज्म है, लेकिन सवाल ये है, क्या इंफॉर्मेशन ग्राउंड पर रहने वाले लोगों को इनफ टाइम के साथ पहुंच रही है? क्योंकि वार्निंग तभी यूजफुल जब लोगों के पास एक्शन लेने का टाइम हो। एक अलर्ट गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंच गया, लेकिन विलेज तक 20 मिनट तक पहुंचा, तो टेक्निकली वार्निंग दी गई, लेकिन प्रैक्टिकली शायद बहुत देर हो चुकी थी। क्या क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है? इस पॉइंट पर थोड़ा केयरफुली समझना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एग्जैक्ट फ्लूड आया। साइंस इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन वार्निंग हिमालयाज को चेंज कर रही है। ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, हाई एटीट्यूड आइस और वाटर सिस्टम चेंज हो रही है। ग्लेशियल टैक्स का रिस्क कुछ एरियाज में इंक्रीज हो सकता है, और चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स भी हिमालय डिजास्टर रिस्क को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए क्लाइमेट चेंज को एक रिस्क मल्टीपल के रूप में समझना बेटर है। यानी क्लाइमेट चेंज अकेला डिजास्टर का रीज़न नहीं होगा, लेकिन एक ऑलरेडी फ्रेगिल
इन्वायरमेंट को एक और यूज्ड और अनस्टेबल बना सकती है। और जब ग्लेशियर मूवमेंट, हेवीली रेनफॉल, लैंडस्लाइड और रिवर फ्लो जैसे फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं तो रिजल्ट एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। लेकिन ये पहली वार्निंग नहीं है। नेपाल और पूरा हिमालय रीजन पहले भी ऐसे डिजास्टर देख चुका है। मेलामची फ्लूड, सेटी फ्लूड, रोशी फ्लूड और 2013 का केदारनाथ डिजास्टर। हर बार एक कॉमन लेसन सामने आता है, हिमालयाज को अंडरस्टिमेट मत करो। हिमालयाज ब्यूटीफुल है, टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, वाटर और हाइड्रो पावर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये एक हाईली डायनामिक जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी है। यहाँ रोड्स बनाना ज़रूरी है, ब्रिज बनाना ज़रूरी है, टूरिज्म और कनेक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट एक साथ डिजास्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर रोड लैंडस्लाइड प्रोन स्लैप पर है तो डिजास्टर के टाइम वही रोड रेस्क्यू का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन सकती है। अगर ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया तो रेस्क्यू टीम विक्टिम तक पहुंचने में घंटे लगा सकती है। और एग्जैक्टली इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और डिजास्टर प्लानिंग को अलग नहीं किया जा सकता। इस कंडीशन में रेस्क्यू ऑपरेशन भी एक चैलेंजेस है। सोचिए, आपके 1000 से ज़्यादा लोग मिसिंग है, लेकिन रोड डैमेज है, ब्रिज डिस्ट्रॉयड है, माउंटेन अनस्टेबल है, रिवर में डेब्रिस भरा हुआ है और ऊपर से रेन का रिस्क बना हुआ है। चाइना ने इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को अफेक्ट एरिया में डिप्लॉय किया। नेपाल में आर्मी ने पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। हेलीकॉप्टर्स का यूज भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक सेकंड डेंजर भी है। सेकंडली, डिजास्टर लैंडस्लाइड रिवर को टेम्परली ब्लॉक कर सकती है और इससे नेचुरल डैम बन सकता है। उसके पीछे वाटर कलेक्ट हो सकता है और अगर वो ब्लॉकेज सडनली ब्रेक हो गया तो एक और फ्लैश फ्लड आ सकता है। यानी रेस्क्यू टीम्स को सिर्फ विक्टिम से नहीं, नेक्स्ट डिजास्टर के रिस्क से भी फाइट करनी पड़ रही है। और एक चीज जो डिजास्टर के टाइम इग्नोर नहीं करना चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन। जब कोई डिजास्टर होता है सोशल मीडिया पर वीडियोस बहुत क्विकली वायरल हो जाते हैं, लेकिन हर वायरल वीडियो करंट वीडियो नहीं होते, हर डेथ टोल एक्यूरेट नहीं होता, हर मिसिंग पीपल लिस्ट में जेन्युइन नहीं होता। सोचे, एक फैमिली ऑलरेडी अपने रिलेटिव को लेकर वरीड है और उन्हें सोशल मीडिया पर एक फेक मैसेज मिलता है कि उनका रिलेटिव डेड है। बाद में पता चला कि इन्फॉर्मेशन फेक थी। डिजास्टर के टाइम मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती, ये फैमिलीज की सफरिंग को और बढ़ा सकती है। इसलिए ट्रेजेडी को वायरल कंटेंट की तरह नहीं, हमें ट्रेजेडी की तरह ट्रीट करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फ्यूचर में क्या? अगर हम जेन्युइनली नेक्स्ट हिमालय डिजास्टर में लिव्स सेव करना चाहते हैं तो सिर्फ रिलीफ सिस्टम इम्प्रूव करना इनफ नहीं होगा, हमें प्रिवेंशन और अर्ली वार्निंग पर फोकस करना होगा। ग्लेशियर मॉनिटरिंग, सैटेलाइट डाटा, रिवर लेवल सेंसर, रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग, लैंडस्लाइड डिटेक्शन, क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग और लोकल कम्युनिटीज़ के लिए डायरेक्ट इमरजेंसी अलर्ट। स्पेशली नेपाल और चाइना के बॉर्डर रीजन में रियल टाइम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माउंटेन डिजास्टर बॉर्डर देखकर नहीं आता। रिवर को यह नहीं पता होता कि नेपाल है या तिब्बत, लैंडस्लाइड को नेशनली नहीं पता होता और फ्लूड को पॉलिटिकली बाउंड्री नहीं पता होती। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट भी बाउंड्री से ऊपर सोचना होगा।